हमारे साथ एक कॉर्नल मौजूद है, मुझे ज्वाइन किया है। साथ उनके मौजूद हैं असलम गौरी साहब, आप JUFA के मरकज़ी तर्जुमान हैं। तीनों मेहमानों के शुक्रिया के साथ गुफ्तगू का आगाज़ गौरी साहब मैं आप ही से करना चाहूँगा। मौलाना साहब गोया के एक सीजन पॉलिटिशियन हैं और उन्हें मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, रेड लाइंस क्या हैं, क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। और इसमें कोई शक नहीं, जैसे मैंने कहा कि तनकीद इससे पहले भी होती रही है, बट शोधा के मामले पे गोया कि 9 मई को भी तहरीक इंसाफ पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम यही है कि उस वक्त भी शोधा के मुजस्मे उनकी बेहरमती की गई, उनको जलाया गया और उसके बाद आपने देखा कि लोगों को सज़ाएँ हुई। मौलाना साहब किसी मामले को लेकर डिस्टर्ब ज़रूर होंगे, लेकिन सर कुछ रेड लाइन्स तो थी, उनको क्रॉस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? बहुत शुक्रिया आपका जी। पहली बात तो ये किसने तय की है कि रेड लाइन हमने क्रॉस की है, पहले तो ये बताएं। दूसरी बात ये कौन है, कौन जज बैठा हुआ है जो ये फैसले कर रहा है, डिसीजन दे रहा है। जब हम भी तो पाकिस्तान के शहरी है ना। जब हम पहले दिन से बार बार एक बात कह रहे हैं हुकूमत से कि मौलाना साहब की तकरीर कौम के सामने ले आए, PTV पे चला दें और कौम फैसला कर दे कि मौलाना साहब गलत है या सही है। लेकिन अफसोस का बात है हुकूमत जो भी बोलता है, हुकूमती नुमाइंदा वो एक ही बात करते हैं, मौलाना साहब माजरत कर लो। भाई क्यों माजरत कर रहे हैं? मौलाना साहब ने कौन जुर्म जो किया वो साबित तो करो। अब इस तरह ये कोई तरीका, इस तरह मुल्क नहीं चलता जिस तरह ये चलाना चाहते हैं, इस तरह मुल्क नहीं चलता। दूसरा भी नोट मैं समझता हूँ कि उनको हुकूमत मिल गई है और जैसे भी मिली है वो भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, इकट्ठे रहे बड़ा अरसा। तो अब वो अपनी नौकरी और तनख्वाह बचाने के लिए इस हद तक आगे ना जाए कि अपने दोस्तों को भी अपना दुश्मन बना ले। मौलाना साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। शहीद जनाब शराई साहब जितने आपके उतने मेरे भी हैं। मैं पाकिस्तान का, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। शहीद जिस घर का होता है पहले उस घर का होता है, उसके बाद पूरी कौम का होता है। शहीद पूरी कौम का है, किसी शख्स का नहीं है, किसी अदारे का नहीं है, किसी के घर का होगा, उसके बाद पूरी कौम का होता है। हमारे लिए शहीद काबिल एहतराम है, चाहे वो सिविलियन शहीद हो चाहे वर्दी में शहीद हो। हम कल ये ज़ियारत में जो 90 सिपाही शहीद हुए हैं, आप TV पे क्यों नहीं चलाते उसको? उसकी किसी ने कंडम क्यों नहीं की? उसने वज़ीर आज़म साहब ने भी या उठ के किसी रुफका ने, किसी ने भी उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या वो पुलिस के लोग वो वर्दी में नहीं थे? उसमें JUI के तकरीबन 80% लोग थे, वो वर्दी में थे लेकिन JUI के थे। इसी तरह कोयटा में वाकया होता है, वहां भी जो लोग शहीद होते हैं 50% JUI के हैं। वहां पर तो किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, वहां पर तो कोई तो इसको नहीं कहता कि ये बड़ा जुल्म हुआ है, और वो भी तो वर्दी में थे, क्या वो इंसान नहीं है? तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी एक, जैसा कि आपने कहा कि एक रेड लाइन होती है। रेड लाइन का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही दूसरों को, पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जमहूरियत में आम आदमी को भी कुछ हकूक हैं, जमहूरी लोग को भी कुछ हकूक हैं, या मार्शल्ला नहीं है। हमने तो मार्शल्ला में भी जद्दोजहद की है। जनरल ज़िया का मार्शल्ला हो, परवेज मुशर्रफ का मार्शल्ला हो। मौलाना साहब ने 6 महीने जेल जनरल ज़िया साहब के साथ गुजारी है और 6 महीने परवेज मुशर्रफ के साथ गुजारी। हम इन चीजों के आप जानते हैं, हम आज के नहीं 78 साल से सियासत कर रहे हैं और 55 साल से मौलाना साहब भी सियासत करते हैं। आइन बनाने वालों में हमारे भी बड़े शामिल थे और 18वीं तरमीम के एक एक लफ्ज को सेट करते हुए मौलाना फजलमान बजाते खुद 1.5 महीना तक उस तरमीम करवाने में बैठे रहे। हम आइन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमारी अपनी रटवाइन को भी जानते हैं, हम हर चीज को जानते हैं। हम किसी को इस बात की इजाजत नहीं देंगे। जी मेरी बात सुनिए। असलम गौरी साहब, जो घुटन मौलाना साहब महसूस कर रहे हैं सर, वो शहबाज शरीफ साहब क्यों महसूस नहीं कर रहे? वो आसिफ जरदारी साहब क्यों महसूस कर रहे? वो MQM क्यों नहीं कर रही? वो इस्तेकाम पार्टी क्यों नहीं कर रही सर? तो इस्तेकाम पार्टी कहाँ से, ये आपको पता है? काफली कहाँ से, ये आपको पता है? गुल अली कौन है, आपको पता है? फयाजुल चौहान कौन है, आपको पता है? ये तो चाबी के खिलौने। आप इनकी बात ना करें, हमसे बात करें सियासत जमातों की, हम उसकी बात करते हैं। अब 48 घंटे बाद सबको पता चला कि मौलाना ने क्या कहा। 48 घंटे तक तो सब खामोश थे, किसी को होश ही नहीं था। फिर एक जगह से मैसेज आया सबके पास, भाई शुरू हो जाओ। सारे शुरू हो गए, ना इधर देखा ना उधर देखा। जी मौलाना साहब ने शहीदों के साथ ज्यादती की, शहीदों के ऊपर कोई तनकीद। और भाई शहीदों पे कोई तनकीद नहीं की। शहीद जितना आपका है उतना मेरा है। शहीदों की अगर पार्टी है तो पीपल्स पार्टी में शहीद है, या जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त 2000 शोहदा का वजन अपने कंधों पे। आप तो केपिक्स में रहते हैं, आपको तो पता है शोहदा के वजन JUI के कितना उठाया। और हमारा क्या कसूर क्या है? हमारा बयानिया दहशतगर्दी के खिलाफ है। जो काम मेरी फोर्सेस कर रही है असला लेके, मैं वो बयानिए के जरिए खाली हाथों से वो लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं फोर्सेस के बराबर में खड़ा हूँ, मैं पाकिस्तान की पॉलिसी के बराबर में खड़ा हूँ। तो ये तनकीद अचानक मौलाना साहब पर शुरू हुई है और हम समझते हैं कि ये बेजा है।
बल्कि उन लेकिन सर लोगों को उन्होंने जिन लोगों ने उन्होंने मौलाना सवालात साहब पे उठाए ना, तनकीद की उन्होंने है। सवालात उठाए हैं तो फिर तनकीद तो होनी थी ना, जी, मैं उन्हीं सवालात उठाए सवाल हैं, उनके मैं जवाब भी तो मैं लेने पड़े। जवाब हजूर मैं उन्हीं जी सवालात का मैं जरा जवाब दे रहा हूँ मैं उन्हीं सवाल मैंने आपका इंट्रो सुना है ना, मैं उन्हीं थोड़ा सा सवालात का जवाब दे मंदोखेल रहा साहब को ले आए ना सर, डिस्कशन में ले आए मंदोखेल साहब को, फिर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ सर। यही सवाल तो मैंने आपसे कुछ रखने हैं। जो आप 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं, 17वीं तरमीम भी जिसके अंदर जनरल मुशर्रफ को वर्दी में प्रेसिडेंट बनाया गया था, वो भी उसमें भी आप शरीक थे, वो बात अलग से कर लेते हैं। थोड़ा सा असलम गौरी साहब की तरफ जाता हूँ, और जो सवाल आपने भी उठाया है, और गौरी साहब है वो यही सवाल कि ज़रूरत क्यों पेश है। जो मैं समझाऊँ, तकरीर मैंने भी सुनी है जिसमें वो फरमा रहे थे कि इलेक्शन से पहले मैं अफ़गानिस्तान गया, आज अफ़गान तालिबान के साथ हमारे ताल्लुकात हैं कि हम हालत जंग में हैं, सारे मामला तो कहते हैं कि मैं ठीक करके आ गया था। मौलाना साहब फरमा रहे हैं जब वापस आया हूँ, इलेक्शन हुआ तो मुझे सिस्टम से निकाल के बाहर फेंक दिया गया, तो कहते हैं मुझे एहसान का बदला ये दिया गया है। तो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि माजी में तो बहरहाल अब हर तरह की हुकूमतों का हिस्सा रहे, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की, तो इशू ये है सर कि आपको फैसला साजी में हुकूमत में जगह नहीं मिल पाई, तो गुस्सा है मौलाना साहब को, या आपको लगता है कि नहीं कुछ इदारे वो स्टेप कर रहे हैं और चीज़ों को ठीक होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो सर उसके लिए पार्लियामान भी तो मौजूद है ना, वहाँ जाके बात की जा सकती थी, ज़रूरी था कि जलसे में करते। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, बीच में काटिएगा नहीं। पहली बात तो ये बताएं कि ये मोहतरमा जो बात कर रही थी किस पार्टी से हैं? ये खातून जो बात कर रही है किस पार्टी? अच्छा, माशाल्लाह। मियां नवाज शरीफ ने जो कुछ कहा फौज के बारे में मोहतरमा भूल गई, इनकी याददाश्त कमजोर लग रही मुझे। ख्वाजा आसफ ने जो कुछ कहा वो भूल गई, परवेज रशीद ने जो कुछ कहा वो भूल गई, निहाल हाशमी किस वजह से सेनेट से भागे, इस्तीफा देना पड़ा, ये भूल गई। इन्होंने कितनी माफिया मांगी कौम से? मुझे बताएं ना, कौम को कितनी माफिया मांगी यार? जो मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, ये कौन सी बात कर रहे हैं? ये कौन सी बात है? ये क्या इन्होंने किया? ज़ियारत के लिए कितनी प्रेस कांफ्रेंस से वज़ीर आज़म साहब ने ताज़ियत की, वहां गए वज़ीर आला हाउस से वापस आ गए, हिम्मत नहीं हुई कि धरने में जाके उनसे मिलते। खुदा का खौफ खाए, वो बात करें जो अच्छी लगे। आप ये सारा बयानिया मुस्लिम लीग न्यूज़ ने उठाया है, इसके अंदर कोई वजन नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि डार साहब की फैमिली ने जो इतना बड़ा वकूआ किया है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के साथ शर्म से झुक गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि पिछले 2 महीने में पंजाब में 45 लाख मैट्रिक टन गंदम चोरी हुई है, आप और वो सरकारी जोरा के गोदामों में पड़ी हुई है। आपको पता होना चाहिए कि पंजाब के अंदर किसान रोडों पे टकरे मार रहे हैं। इस बयानियों को उठाने के बाद, इस बात को मौला की छोटी सी बात को उठाने के बाद असल मसाइल से तवज्जो हटाई गई है। पाकिस्तान में ऐसा ही होता है कि इशू क्रिएट किए जाते हैं असल इशू को दबाने के लिए। क्या है इसाकार वाला इशू? आज मुझे कौम को बताएं, कहाँ है 45 लाख मैट्रिक टन वाला गंदम जो चोरी हुई है 2 महीने के अंदर अंदर, वो कौम को बताएं। तो मेरे भाई, हम जानते हैं, हम सबको जानते हैं, हम जानते हैं कि ये मेरे साथ एमआरडी में ये तो मोहतरमा नहीं कभी आई, इनकी बाकी आते नहीं है, खुद मरियम साहब बैठती रही है मेरे साथ, मैं सब कुछ जानता हूँ। हमारा मुंह ना खुलवाए, हम सबकी इज्जत और एहतराम से बात कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने कोई ऐसी बात नहीं की, मैं बार बार कह रहा हूं, जब हम बार बार कह रहे हैं कि मौलाना साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की, हम शोहदा हम सबके हैं, हम सबके शोहदा हैं। शोहदा किसी अदारे या किसी पार्टी के या हुकूमत के नहीं है, हम सबके शोहदा हैं। शोहदा अगर पुलिस का है तो वो भी मेरा है, शोहदा अगर रेंजर का है तो वो भी मेरा है, शोहदा अगर फौज का है तो वो भी मेरा है, शोहदा अगर एफसी का है तो वो भी मेरा है, और मेरे अगर सिविलियन 2000 आदमी शहीद हुए केपीके में तो वो भी शोहदा हैं। आप इस तरह की बात क्यों नहीं करते? हम पाकिस्तान के बयानिए के साथ खड़े हैं, हम बिल्कुल आ गए ना आपने, गौरी साहब ये कह दिया, हमने तस्लीम कर लिया, हमने तस्लीम कर लिया ना, आपने कह दिया, और आपके बाकी ज़ुबान ने भी बात की है तो समझ आ गई हमें। बट प्रॉब्लम क्या है सर, वो तो बताएं। लोग ये कह रहे हैं कि पीडीएम की सदारत दी मौलाना साहब को, पीडीएम ने गोया के तहरीक इंसाफ को घर भिजवाया, आज पीडीएम की तमाम जमात हुकूमत में है और मौलाना साहब अपोजिशन बेंचों पे बैठे हैं, तो कहते हैं प्रॉब्लम यही है। मौलाना साहब इनसे पूछे ना ऐसा क्यों है, इनसे पूछे ना। तहरीक हम चलाएं, हम कराची से जुलूस लेके हम आए, आजादी मार्च हम चलाएं, बत्ती चौक में जब हम बैठे थे इनका यूसी का कारकुन भी नहीं आया था। मुझे आज भी याद है, मैं बत्ती चौक में हम पूरी रात बैठे, लाखों लोगों को लेके कराची से लाके, मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन भी नहीं आया था। वहां पर कमरुज़्ज़मान कायरा लाला मूसा से तशरीफ लाए थे और हमें रिसीव करने के लिए, वो भी इस बात के गवाह है। उनसे मसला यही है, हम चलाए, हमारे कंटेनर पे खड़े होकर इस्लामाबाद में तकरीरें ये करें, हम 6 महीने में दुनिया बदल देंगे, ये बातें करें। मेरे कंटेनर पे खड़े होकर कुर्बानियां मैं दूं। अब इससे पूछे ना कि हम क्यों उनके साथ नहीं है।
इनसे पूछे ये हुकूमत में चले गए, हम क्यों इनके साथ नहीं है। हम अपने सूलों पे कल भी खड़े थे, हम आज भी अपने सूलों पे खड़े हैं। हमें सौदेबाजी की ना हुकूमत चाहिए, ना दो नंबरी की हुकूमत चाहिए। अगर 2018 के इंतखाबात को हम रिगिंग कहते हैं, जाली कहते हैं, फ्रॉड कहते हैं, तो 2024 के इंतखाबात भी जाली भी हैं, फ्रॉड भी है, रिगिंग भी हुई है। इसके नतीजे में पड़ने वाली सारी हुकूमतें जितनी भी है वो जाली। ठीक है इसलिए हमें साहब, इनफैक्ट जो जी बेहतर हो गया। पार्लिमान के बारे में तो जो उनकी राय है वो पार्लिमान के अंदर अपनी स्पीचेस में भी वो कह चुके हैं मौलाना साहब कि कहाँ से पार्लिमान कंट्रोल हो रही है। एक जुमला मुझे, एक जुमला जब 27वीं साहब, एक जुमला जी आपकी बात के जुमले में एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, मंदोखेर साहब को दें। पार्लियामेंट के अंदर पिछले 1 साल से मौलाना साहब की कौन सी तकरीर बार ऑन एयर गई है? कुछ चलाई है इन्होंने? मेरा अगर सिंध में जलसा होता है, कराची में, तो वो मीडिया पे चला है। अगर मेरा पशीर में जलसा होता है मीडिया पे, तो वो चला है। अगर मेरा चारसद्दा में जलसा होता है तो मीडिया पे चला है। अगर मेरा कसूर में जलसा होता है तो मीडिया में चला है। और मैं एक बात और आखिरी कहना चाह रहा हूँ मंदोखेर साहब के लिए भी, आपके लिए भी, ये सारे जलसों की वीडियो आप मंगवा लें, अगर नहीं है तो मैं भेज देता हूँ। मौलाना साहब ने हर जगह एक ही बात की है, कसूर में कोई अनोखी बात नहीं की है। गौरी साहब इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि जी माजरत करनी पड़ेगी, बहरहाल आपसे गलती सरजद हुई है, अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप माजरत कर लीजिए मियां। पहले मियां नवाज शरीफ, मैं बात सुनता हूँ आपके, साथ में सवाल पहले मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले। मियां नवाज शरीफ साहब, परवेज रशीद साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा कौम से माफी मांगे आके। उन्होंने फौज के खिलाफ ये सब कुछ किया था, वो कौम से माफी मांग ले, फिर हम भी सोच लेते हैं। बात हमने की नहीं, मैंने जुर्म किया ही नहीं, जबरदस्ती मुझे चोर बनाया जा रहा है, जबरदस्ती मुझे मुजरिम बनाया जा रहा है। ये कादर बंदोखेर साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील है, इनसे पूछे क्या किसी जगह किसी ऐसे शख्स को सजा दी जाती है जिससे जुर्म किया ही ना हो? जब हमने कुछ जुर्म ही नहीं किया तो फिर सजा कैसी? तो ये इस तरह की बातें करके टीवी पर टाइम पास किया जा सकता है, अपनी गलतियों को ना दोहराए। और कौम इस वक्त ठीक है, आपका आर्गुमेंट अपनी जगह पे दुरुस्त होगा, आपका अपना आर्गुमेंट अपनी जगह पे दुरुस्त होगा, लेकिन सर जिस पार्लिमान को मौलाना साहब अगर जाली कह रहे हैं, फॉर्म 47 की पार्लिमान कह रहे हैं सर, उसकी पार्लिमानी कमेटियों में आप शरीक हैं, उसकी मखसूस नशिस्तें जो लोगों में बांटी गई उसमें आप भी बेनिफिशरी हैं, तनख्वाहें आप लेते हैं, तो सर छोड़ें सब कुछ। फिर जिस तरह कम अज़ कम तहरीक इंसाफ में पार्लिमानी कमेटियाँ छोड़ दी हैं और 5 अगस्त को वो कह रहे हैं कि शायद सड़कों पे भी आ रहे हैं, तो सर सिर्फ एक आध को ये स्टेटमेंट दे देना आपको लगता है कि इससे निज़ाम ठीक हो जाएगा? माजी में इतनी कई स्टेटमेंट्स हमने देखी हैं, निज़ाम को ठीक करने का ये तरीका है जिस तरह का मौलाना साहब ने अपना जी। शिराज साहब, हम कोशिश कर रहे हैं निज़ाम ठीक हो जाए, हम इनको समझा रहे हैं। और अगर हमें पार्लियामेंट छोड़नी पड़ी तो हम छोड़ देंगे। पार्लियामेंट मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखती। मैं अगर कोई समझे कि मुझे पार्लियामेंट छोड़नी पड़ी तो मैं तो हम तो पहले ही कहते हैं कि ईवान नहीं मैदान, हम तो मैदान सजा चुके हैं, मैदानों में हैं। हमने कसूर के बाद इंशाल्लाह अगला भी पंजाब में करेंगे। और मेरी तो कोशिश ये है कि मैंने पार्टी को मशवरा भी दिया है कि पंजाब के हर डिवीजन में करेंगे। हम सब जगहों पे कर लिया, किसी ने एतराज नहीं किया। हमने बलूचिस्तान में सारी जगहों पे कर लिया, हमने केपीके में कर लिया। तो अब इंशाल्लाह हमारा टारगेट पंजाब है, तो इनकी चीखें निकलनी चाहिए और निकलेगी इनकी चीखें। इंशाल्लाह पंजाब के अंदर दाखिल हो रहे हैं। बाकी रह गया बात ये कि अगर हम पार्लियामेंट में जब तक हैं, हम हर उस काम, गलत काम के रास्ते में रुकावट है। जिस तरह हमने 26वीं तरमीम में इनकी जनाब तकरीबन को 50% से ज्यादा इनकी तजावीज को हमने डिलीट करवाया था, जब तक हम हैं हम उस वक्त तक जमहूरियत के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अगर किसी का शौक है और वो चाहता है कि हम जमहूरियत छोड़ दें, तो मैं पागल नहीं हूं कि मैं दहशतगर्दों से अपने बच्चों को मरवाऊं। मैं पागल नहीं हूं कि मेरे बुजुर्गों को मारा जाए इसलिए कि मैं जमहूरियत के साथ खड़ा हूं। अगर किसी का ये शौक है, वो चाहता है कि मैं जमहूरियत छोड़ दूं, तो उसमें तो मेरे कारकुन का फायदा है, मेरी बचत है। मैं क्यों मरूं? मैं जमहूरियत के लिए क्यों मरूं? आप केपी में रहते हैं, ये जानना चाहता हूं, मुझे सजा इस चीज की दी जा रही है कि मैं जमहूरियत के साथ खड़ा हूं। मैं इसलिए मर रहा हूं कि मैं जमहूरियत के साथ खड़ा हूं। अगर मुझे जमहूरियत छोड़नी पड़ी, आखिर पे ये जानना चाहता हूँ गौरी साहब मेरी बात तो सुने ना सर, मेरी बात तो सुने, जज्बाती हो गए। आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि कल को अगर हुकूमत में शमूलियत की दावत मिली या कल को अगर 28वीं तरमीम आ रही है तो मौलाना साहब को एंगेज किया, तो अब आपने लाइन ड्रॉ कर दी कि हुकूमत से किसी किस्म का तावन होगा और ना इनके साथ आप उन बेंचों पर बैठेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि हुकूमत कसूर से 2 दिन पहले तक हमें कहा गया कि हुकूमत में शामिल हो जाओ। वफाकी हुकूमत पहले दिन से जब जाती उमरा में बैठ के मीटिंग हो रही थी, उस वक्त मौलाना साहब डेरा इस्माइल खान से निकले थे। उनको हेलीकॉप्टर और जहाज भेजने की सारी ऑफरें हुई थी कि आप आ जाएं, हुकूमत में शामिल हो जाएं। हम 2 से 2.5 साल हमने गुजारे, हम हुकूमत में शामिल नहीं हुए।
हम इस इलेक्शन को इलेक्शन नहीं समझे, सिलेक्शन समझते हैं। इसलिए हम इस हुकूमत में शामिल नहीं हुए और हम आज भी अपोजिशन में, इंशाल्लाह अपोजिशन में रहेंगे। बाकी बात आपने की 28वीं तरमीम की, अगर 28वीं तरमीम आएगी तो देखेंगे। अगर मुल्क के मुफाद, कौमी मुफाद में जब तक पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, कौम के मुफाद के लिए हम लड़ते रहेंगे। हम किसी को दो नंबरी काम नहीं करने देंगे। आप जिस हद तक 27वीं तरमीम में देखें, हम ही थे जिन्होंने अपोज किया उसको। हम जब तक खड़े हैं, हम जमहूरियत के साथ जब तक खड़े हैं, हम जमहूरियत के साथ लड़ेंगे। लेकिन जब हमें धक्का देके जब पार्लियामेंट से बाहर निकाला जा रहा है, तो फिर हम उस वक्त फिर मजबूर होंगे कि हम जमहूरियत को भी छोड़ दें, क्योंकि मैं अब थक गया हूं अपने कारकुनों की KPK में लाशें उठा उठा के। असलम गौरी साहब, तर्जुमान JUFA, आप तीनों मेहमानों के शुक्रिया आज के